हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 240 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण से सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन की। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थाओं जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय, उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेड़ता बंधुओं तथा दयालजी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं या साराबंदी आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था।
यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा से कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणामस्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सज़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार उड़ीसा। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन के उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन तथा विद्रोहों से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस से अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया। परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्हें कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ये कथन सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में। वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी।
सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड विर्केनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1929 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद
और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मौलाना हसरत मोहानी। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1930 में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग कर दिया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचुरापल्ली के वेदरारण्य तक नमक यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विद्रोह के द्वारा सरकार का विरोध किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौकीदारी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान ने। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे विसर्जित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली। मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय दोनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लंदन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गईं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रमशः 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की ही व्यवस्था की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाबा साहेब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जर्नल को भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। इन्होंने जुलाई 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था भी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकार के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।